और आप देख रही हैं हमारा चैनल ट्रेडिंग से टक्कर। साथ ही अभी सब्सक्राइब करिए हमारा चैनल और दबा दें बेल आइकन। नमस्कार दोस्तों, इस वक्त की बड़ी खबर। मैं हारा नहीं हूँ, मुझे मेरे पैसे दीजिए। अमिताभ बच्चन के सामने दिलजीत ने हॉट सीट से उठने से किया मना। कौन बनेगा करोड़पति के लेटेस्ट एपिसोड में दिलजीत दोसांझ अमिताभ बच्चन के सामने हॉट सीट पर नजर आए। दिलजीत ने गेम में 50 लाख रुपए जीते। गेम जैसे जैसे अपने अंत की तरफ पहुंचा तो दिलजीत 7 करोड़ रुपए जीतने से बस 2 सवाल ही दूर थे। जैसे ही हूटर बजा, अमिताभ बच्चन ने उन्हें बताया कि समय समाप्त हो गया। इस बात पर दिलजीत ने मजाकिया अंदाज में अपना विरोध जताया। उन्होंने हॉट सीट से उठने से मना कर दिया। इतना ही नहीं, दिलजीत ने मजाकिया अंदाज में अमिताभ पर उनकी लाइफलाइन बर्बाद करने का भी आरोप लगाया। दिलजीत दोसांझ ने अमिताभ बच्चन से कहा, मैं हारा नहीं हूं, मुझे मेरा पैसा दीजिए, मेरे पास लाइफलाइन बची है और 2 सवाल बचे हैं, आप वो पूछ सकते हैं और मैं उनका जवाब दूंगा। 50 लाख के सवाल के लिए दिलजीत दोसांझ के सामने सवाल आया कि दूरदर्शन की ओरिजिनल ट्यून किसने कंपोज की है। ऑप्शन थे उस्ताद बिस्मिल्लाह खान, पंडित रविशंकर, पंडित हरिप्रसाद चौरसिया और डॉक्टर एल सुब्रमण्यम। दिलजीत पंडित रविशंकर और पंडित हरिप्रसाद चौरसिया के कंफ्यूज नजर आए, लाइफलाइन लेने में हिचकिचाते नजर आए। उन्होंने कहा कि वो लाइफलाइन लेने के खिलाफ थे। दोस्तों नमस्कार, इस वक्त की बड़ी खबर। अभी है शादियों का मौसम। अगर आप चाहते हैं शादियों के मौसम में शगुन देने के लिए 10 रुपए और 20 रुपए के नोटों का बंडल, तो आइए बात करते हैं। भारतीय शादी में 10 या 20 रुपए के नोटों के में पैसे देना एक पुरानी परंपरा रही है। चाहे वह शगुन हो, नाच गाने की रस्म हो या सजावटी मालाएं हो, छोटे नोटों के कुरकुरे बंडलों की हमेशा भारी मांग रहती है। खासकर शादी के मौसम में इन बंडलों को ढूंढना मुश्किल हो सकता है। यहाँ एक आसान रास्ता बताया गया जिससे आप बंडल आसानी से और कानूनी तौर पर 10-20 रुपए के नोटों के बंडल पा सकते हैं। अपनी नजदीकी बैंक ब्रांच में जाएं। आपका पहला और सबसे विश्वसनीय विकल्प आपका स्थानीय बैंक है। एसबीआई, पीएनबी या बैंक ऑफ बड़ौदा जैसे किसी भी राष्ट्रीय बैंक की शाखा में जाएं और नए नोटों के लिए रिक्वेस्ट करें। कैशियर को बताएं कि आपको शादी के लिए 10 रुपए या 20 रुपए के नोटों के बंडल चाहिए। अगर आप ज़्यादा राशि मांग रहे हैं तो कुछ बैंक पहचान पत्र मांग सकते हैं, इसलिए अपनी आईडी साथ लेकर जाएं। इस बात को ध्यान में रखें कि दिन के शुरुआती समय में आ जाएं जब कैश काउंटर खुले होते हैं, क्योंकि नए नोटों का स्टॉक जल्दी खत्म हो जाता है। अगर आपको बड़ी मात्रा में नए नोटों की जरूरत है तो आप अपने शहर के आरबीआई इस ऑफिस से भी कांटेक्ट कर सकते हैं। वह समय समय पर चुनिंदा बैंकों के जरिए जनता को नए नोटों को बंडल बांटते हैं। आप आरबीआई के सार्वजनिक इशू काउंटर पर पूछताछ करें और पूछें कि आसपास के किन बैंकों को 10 रुपये या 20 रुपये के नए नोट मिले हैं। इस वक्त की बड़ी खबर। मोकामा के पूर्व विधायक और जदयू प्रत्याशी अनंत सिंह की शनिवार देर रात गिरफ्तारी हुई। बाढ़ के बेडनत से अनंत सिंह को गिरफ्तार कर लिया गया। अनंत सिंह की गिरफ्तारी के बाद सारे भूमिहार गोलाबांध नजर आ रहे हैं। बात बता दें कि अनंत सिंह भूमिहारों के बड़े नेता हैं और अनंत सिंह को उनके क्षेत्र के लोग छोटे सरकारों के नाम से पुकारते हैं। अनंत सिंह का क्षेत्र में काफी प्रभाव भी है। वह अनंत सिंह की गिरफ्तारी के बाद मोकामा में गोलबंद देखा जा रहा है। अनंत सिंह की गिरफ्तारी के बाद उनके समर्थकों में आक्रोश देखा जा रहा है। साथ ही समर्थक विश्वास भी जता रहे हैं कि उनके साथ न्याय जरूर होगा। अनंत सिंह के समर्थकों ने कहा कि विधायक जी सब दिन कानून का सम्मान किए हैं। कानून के तहत विधायक जी ने अपनी गिरफ्तारी भी दे दी। समर्थकों ने कहा कि कानून की रक्षा करते हुए अनंत सिंह ने खुद अपनी गिरफ्तारी दी। पुलिस आई तो वो उसके साथ चले गए। जब समर्थकों से सवाल किया गया कि अनंत सिंह की गिरफ्तारी का चुनाव पर क्या प्रभाव पड़ेगा तो उन्होंने कहा कि जय अनंत तय अनंत। विधायक जी कहते हम अनंत नहीं है, जनता अनंत है। जनता बाहुबली है और जनता अनंत है। सिंह समर्थकों ने कहा कि कानून के समान में समानतापूर्ण गिरफ्तारी हुई है। उन्होंने कहा कि सांझ को आंस नहीं होगा, न्याय जनता देगी। विधायक जी निर्दोष है और जनता का एक एक मत विधायक जी को न्याय देगा। मोकामा में अनंत सिंह की गिरफ्तारी के बाद सियासी सरगर्मी बढ़ गई है और 6 नवंबर को पहले चरण का मतदान भी होना है। गौरतलब है कि बिहार की राजनीति में जातिगण समीकरण बहुत महत्वपूर्ण है। कई राजनीतिक दल अक्सर भूमिहार मतदाताओं को संगठित करने के लिए अनंत सिंह जैसे कई प्रभावशाली नेताओं का उपयोग करते थे। अनंत सिंह की छवि को एक स्थानीय संरक्षक गॉडफादर या दादा की रही है, जो अपने समर्थकों के लिए खड़े होते हैं। इस छवि ने उन्हें समुदाय के बीच लोकप्रियता हासिल करने में भी मदद की है। अनंत सिंह की छवि एक दबंग और बाहुबली नेता की रही है, जिन्हें उनके समर्थक छोटे सरकार के नाम से जानते हैं। इस वक्त की बड़ी खबर। बीजेपी की लोकप्रिय सांसद मनोज तिवारी इस वक्त लोगों के बीच चर्चा का विषय बने हुए हैं। वजह है उनके रोड शो पर हमला। दरअसल बिहार के बक्सर जिले के डुमरांव में उस वक्त हिंसा भड़क गई जिस वक्त मनोज तिवारी का रोड शो हो रहा था। सांसद ने सीधे तौर पर आरजेडी समर्थकों पर हमला करने के लिए गाली गलौज करने और उनकी गाड़ियों पर डंडों से वार करने का गंभीर आरोप लगाया है। फिलहाल आरोप प्रत्यारोप का दौर जारी है। बता दें कि बीजेपी सांसद और भोजपुरी सिनेमा के अमिताभ बच्चन कहलाने वाले मनोज तिवारी अक्सर अपने बयानों की वजह से चर्चा में रहते
जानते हैं। पीएम मोदी के काफ़ी करीबी कहे जाने वाले मनोज तिवारी निजी ज़िंदगी में भी कम दिलचस्प नहीं है। मालूम हो कि मनोज तिवारी ने असल ज़िंदगी में 2 शादी की है और वो 51 वर्ष की अवस्था में दूसरी बार पिता बने। खास बात यह है कि उन्होंने दूसरी बार ब्याह अपनी बेटी के कहने पर ही किया, वरना तो उनका प्रेम पर भरोसा तो कब से उठ गया था। इस वक्त की बड़ी खबर, बैंकिंग सर्विस को बेहतर बनाने के लिए, बैंकों पर ग्राहकों के लिए आसान बनाने के लिए सरकार की ओर से लगातार कोशिशें की जा रही है। सरकार बैंकिंग सिस्टम में तमाम ऐसे बदलाव कर रही है ताकि लोगों के लिए यह सेवा आसान बन सके। चेक पेमेंट के नए नियम हो सकते हैं जारी, पैसों की जमा निकासी को लेकर नया बदलाव। इसी के तहत सरकार बैंकिंग सिस्टम में कई बड़े बदलाव करने जा रही है। बता दें, बैंकों के मर्जर से लेकर डिजिटल सिस्टम को मजबूत किया जा रहा, अब एक और बड़े बदलाव की तैयारी में है और हो रही है, जिसका असर तमाम सरकारी बैंकों और सरकारी बीमा कंपनियों पर होगा। एसबीआई, पीएनबी, बीओआई समेत तमाम सरकारी बैंकों के प्रबंधन में निजी सेक्टर के लिए खाता खोलने के लिए तैयारी की जा रही है। माना जा रहा है कि इसकी शुरुआत देश के सबसे बड़े सरकारी बैंक स्टेट ऑफ इंडिया का होगा। सरकारी बैंकों में बड़े बदलाव की तैयारी जारी है। मौजूदा नियम के तहत सभी एमडी और अध्यक्ष पद पर आंतरिक उम्मीदवारों से ही भरे जाते हैं, लेकिन सरकार इसमें बदलाव की तैयारी कर रही है। सरकार इस बदलाव के तहत सरकारी बैंकों निजी क्षेत्रों के उम्मीदवारों में कार्य निदेशक ईडी की चयन प्रक्रिया में शामिल होने की अनुमति दे दी गई है। सरकार एसबीआई के अलावा पंजाब नेशनल बैंक, बैंक ऑफ बड़ौदा, केनरा बैंक, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया, बैंक ऑफ इंडिया सहित 11 पब्लिक बैंकों में इस तरह की नियुक्ति कर रही है। इस वक्त की बड़ी खबर, कहते हैं मौत से पहले हर इंसान की आखिरी ख्वाहिश पूरी करने की कोशिश की जाती है, क्योंकि वह ज़िंदगी के उस अंतिम पड़ाव पर होता है जहां चाहते सिर्फ यादों में रह जाती है। चाहते वो अपने प्रिय भोजन का स्वाद लेना हो, किसी खास को आखिरी बार देखना हो, या बस कुछ पल उसके साथ शांति से बिताना हो। बात करें, यही वजह है कि अमेरिका की जेलों में मौत की सजा पाने वाले कैदियों को फांसी से एक रात पहले अपनी पसंद का आखिरी खाना ऑर्डर करने का हक दिया जाता है। लेकिन एक कैदी ने अपनी अनोखी और विवादित डिमांड से यह कई सालों से चलती परंपरा को ही खत्म कर डाली। दरअसल यह घटना 21 सितंबर 2011 की है, जब 44 साल के लॉरेंस रसेल बुरोर नाम के कैदी को एक व्यक्ति की हत्या के आरोप में सजा मौत दी गई थी। उसे अपने अपराध पर जरा भी पछतावा नहीं था, बल्कि फांसी से पहले उसने ऐसा कदम उठा लिया जिसे टेक्सास की जेल प्रणाली को पूरी तरह हिला कर रख दिया। बात करें द मिरर के अनुसार, बुरोर को परंपरा के तहत अपनी पसंद का आखिरी खाना मांगने की अनुमति देगी, लेकिन उसने जो लिस्ट दी उसने जेल अधिकारी को हैरान कर दिया। उसने अपने आखिरी भोजन में ट्रिपल मीट, बेकन, चीज़ बर्गर, मीट टवर्स, पिज़्ज़ा, बीफ और सब्जियों से भरा चीज़ आमलेट, 3 फजीता, ग्रिल किया हुआ मांस, 2 चिकन फ्राइड स्टेक्स, ग्रेवी और प्याज के साथ एक बड़ा बाउल ओकरा और केचप, 1 पाउंड बारबेक्यू मीट, आधी रोटी, पीनट बटर फज विद क्रस्ट पीनट्स, 1 पिंट आइसक्रीम और सबसे आखिरी में 3 रूट बियर की डिमांड कर डाले। जेल के किचन स्टाफ ने उसकी पूरी लिस्ट के हिसाब से खाना तैयार किया, लेकिन जब खाने का समय आया तो बुरोर ने बहुत ही ठंडे मन से कहा, मुझे भूख नहीं। इस वक्त की बड़ी खबर, जयपुर के एक बड़े प्राइवेट स्कूल में चौथी कक्षा के एक छात्रा की रहस्यमय परिस्थितियों में चौथी मंजिल से गिरकर मौत हो गई। वह परिवार की इकलौती संतान थी। अब इसका सीसीटीवी फुटेज सामने आ गया है, मगर सबसे बड़ी बात तो यह है कि इतनी बड़ी घटना पर स्कूल की चुप्पी बड़े सवाल खड़ी कर रही है। घटना की जांच के लिए भेजी गई शिक्षा विभाग की टीम ने आरोप लगाया कि स्कूल प्रबंधन ने जाँच में सहयोग नहीं किया। पुलिस के अनुसार पहली नज़र में यह आत्महत्या का मामला प्रतीत होता है। मानसरोवर के थानाधिकारी लखन खटाना ने संवाददाताओं को बताया कि नीरजा मोदी स्कूल की चौथी मंजिल से कथित तौर पर गिरने के बाद छात्रा अमायरा को पास के हॉस्पिटल ले जाया गया, मगर उसकी मौत हो गई। राज्य के स्कूल शिक्षा मंत्री सदन दिलावर ने मामले की विस्तृत रिपोर्ट के लिए समिति बनाई है। उन्होंने कहा कि वास्तविक कारण तो जाँच के बाद ही सामने आएगा। सबूत जुटाने के लिए फोरेंसिक विशेषज्ञों को बुलाया गया है। इस मामले की गहनता से जाँच करवाई जाएगी। मंत्री ने कहा कि ऐसा लगता है कि स्कूल में सुरक्षा के व्यापक प्रबंध नहीं थे। दिलावर ने अधिकारियों को स्कूल पहुंचकर जमीनी स्तर पर जांच करने के निर्देश दिए। हालांकि 6 अधिकारियों की टीम को 1.5 घंटे से अधिक इंतजार करने के बावजूद कथित तौर पर प्रिंसिपल या प्रबंधन से मिलने का हक नहीं दिया गया। जिला शिक्षा अधिकारी प्राथमिक राम निवास शर्मा ने कहा कि न तो प्रिंसिपल और न स्कूल का कोई प्रतिनिधि हमसे मिला। मुख्य द्वार अंदर से बंद था और बार बार खटखटाने पर भी कर्मचारी से ने कोई जवाब नहीं दिया। उन्होंने यह भी कहा था कि विभाग की स्कूल की मान्यता रद्द करने पर विचार कर रहा। अभी तक इस मामले पर स्कूल प्रशासन चुप है। इस वक्त की बड़ी खबर, पटना बिहार विधानसभा चुनाव 2025 में इस बार राजनीति के मैदानों में दिग्गजों की लंबी फहरिस्त देखने को मिल रही है, लेकिन इन सबसे बीच एक नाम ऐसा है जिसने अपनी अपार संपत्ति के चलते सबका ध्यान अपनी ओर खींच लिया है। बस बात करते हैं, जी हाँ, हम बात कर रहे हैं मुंगेर विधानसभा सीट से भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी कुमार प्रणय की, जो इस बार बिहार के चुनाव के सबसे अमीर उम्मीदवार बनने सुर्खियों में है। बिहार इलेक्शन, दरअसल 2025 पार्टी ने इस बार मौजूदा विधायक का टिकट काटकर कुमार प्रणय को मैदान
मैदान में उतारा है और उनके साथ जुड़ी संपत्ति की जानकारी ने राजनीतिक गलियारे में हलचल मचा दी है। चुनावी हल्फनामे के मुताबिक कुमार प्रणय की कुल संपत्ति करीब 252.82 करोड़ रुपए बताई जा रही है। कुमार प्रणय ने अपने हल्फनामे में बताया है कि उनकी चल संपत्ति मूल्य 83.35 करोड़ रुपए है। इसमें नगद राशि, बैंक खाते में जमा रकम, शेयर निवेश और अन्य वित्तीय सहायता संपत्तियां भी शामिल है। वहीं उनकी चल संपत्ति में कृषि भूमि, आवासीय भवन और अन्य संपत्तियां भी शामिल है, जिनका बाजार मूल्य लगभग 169.47 करोड़ रुपए है। इस प्रकार दोनों को मिलाकर उनकी कुल संपत्ति का मूल्य लगभग 252.82 करोड़ रुपए है। इस वक्त की बड़ी खबर, नाइजीरिया में लंबे समय से दो समुदायों के बीच में हिंसा के मामले सामने आ रहे हैं। हाल ही में अमेरिका राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने दावा किया कि इस देश में इस्लामिक कट्टरपंथी ईसाइयों पर अत्याचार हो रहे हैं। उन्होंने वादा किया कि वो ईसाइयों की रक्षा के लिए ठोस कदम उठाएंगे। नाइजीरिया अफ्रीका का सबसे अधिक आबादी वाला देश है। यह दुनिया के सबसे गरीब मुल्कों में गिना जाता है। BBC की एक रिपोर्ट के मुताबिक यहाँ 60% आबादी पूर्ण गरीबी में रहती है, यानी उन्हें घर, खाना और कपड़े तक नहीं मिलते। ऐसे देश के राष्ट्रपति के पास हैरान कर देने वाली लग्जरी दौलत है। नाइजीरिया में राष्ट्रपति बोला अहमद टिनुबू के प्राइवेट जेट को लेकर जबरदस्त बवाल हो चुका है। उनके इस प्लेन की कीमत 100 करोड़ रुपए से भी ज़्यादा बताई जा रही है। सिर्फ यही नहीं, टिनुबू की जिंदगी की कई लग्जरी एंजॉय करते हैं। टिनुबू राजनीति के अलावा बिजनेस की दुनिया में भी नाम कमा चुके हैं। ब्रिटेन, अमेरिका समेत दुनिया भर के कई देशों में उनकी प्रॉपर्टीज है, जिनके हवेली से लेकर शॉपिंग मॉल तक भी हैं। दुनिया की सबसे अमीर राजनेताओं में गिने जाने वाले टिनुबू की लाइफस्टाइल को लेकर खूब चर्चाएं रहती हैं। उन्होंने लग्जरी कारों का बहुत शौक है। उनके कलेक्शन में 30 महंगी कारें शामिल है। वो अबुजा में एक आलीशान में मेसन में रहते हैं। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक इस हवेली की कीमत 3 करोड़ रुपए से भी ज़्यादा है। टिनुबू की कमाई का मुख्य सोर्स उनके बिजनेस है और इसके अलावा उनके पतोर राष्ट्रपति भी सैलरी मिलती है, जो कि सालाना 25 लाख रुपए बताए जाते हैं। मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो टिनुबू दुनिया भर में फैले जाने वाले बिजनेस के जरिए में 300 करोड़ रुपए से भी ज़्यादा की कमाई कर लेते हैं। फोर्ब्स की एक रिपोर्ट के मुताबिक टिनुबू नेटवर्थ करीब 586 करोड़ रुपए है। इस वक्त की बड़ी खबर, बिहार में विधानसभा चुनाव के प्रचार तेजी से हो रहा है। सभी उम्मीदवार पूरे दमखम के साथ अपनी ताकत झोंक रहे हैं। तो वहीं और महागठबंधन के दिग्गज नेता भी रैलियां कर अपने प्रत्याशियों के समर्थन में वोट मांग रहे हैं। इस बीच 2 नवंबर को आरा में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रैली कर जनसभा को संबोधित किया था। वहीं बेगूसराय में कांग्रेस नेता और लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने चुनावी सभा को संबोधित किया था। बता दें कि पहले चरण के मतदान के लिए अब सिर्फ 3 दिन ही बचे हैं। राहुल गांधी ने अपनी जनसभा में सदर विधानसभा सीट से कांग्रेसी प्रत्याशी अमिताभ भूषण के समर्थन में जनता से वोट की अपील की है। कांग्रेसी नेता ने अपनी सभा में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर जमकर निशाना साधा और कई आरोप भी लगाए। उन्होंने कहा कि हम बिहार में ऐसे विश्वविद्यालय बनाएंगे जहां दुनिया भर के छात्र पढ़ने आएंगे। नालंदा विश्वविद्यालय को भी फिर से जीवित किया जाएगा। अब मेड इन चाइना नहीं, मेड इन बिहार चलेगा। प्रधानमंत्री मोदी और एनडीए सरकार पर निशाना साधते हुए राहुल गांधी ने तीखा हमला बोला। उन्होंने कहा कि कभी बिहार का देश शिक्षा का केंद्र था। हमारी सरकार ने नालंदा विश्वविद्यालय को फिर से शुरू करने की कोशिश की, लेकिन भाजपा ने उस पर फिर से रोक लगा दी। राहुल गांधी ने कहा कि आज बिहार का युवा मेहनत से पढ़ाई करता है, लेकिन परीक्षा से 2-3 दिन पहले ही पता चलता कि पेपर लीक हो गया। भाजपा के करीबी लोगों को पहले से ही पेपर मिल जाता है और वहीं परीक्षा पास कर जाते हैं, जबकि आम युवा मजदूरी करने के लिए बाहर जाने को मजबूर है। और आप देख रही हमारा चैनल ट्रेडिंग से टक्कर। साथ ही अभी सब्सक्राइब करिए हमारा चैनल और दबा दे बेल आइकन।